जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछ सकते। तो रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी या किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हाँ, वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा कि सेट कैसा लगा आपको। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब आपको गलत विकल्प छांटना है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो काफी बोर्ड जो है बेंगलुरु में है, या एकदम सही है। रबर बोर्ड कोट्टम में है, या भी सही है। चाय बोर्ड जो है कोलकाता, या भी सही है। तंबाकू बोर्ड कोच्चि दिया हुआ, यह विकल्प गलत हो जाएगा। ऑप्शन जो डी दिया हुआ यह गलत हो जाएगा। तंबाकू बोर्ड जो है वह कोच्चि में नहीं है। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय गुंटूर आंध्र प्रदेश में स्थित है, ना कि कोच्चि में। इसलिए इस प्रश्न का विकल्प डी जो है वह गलत सुमेलित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इल्तुतमिश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो दिया हुआ है सी एकदम सही विकल्प है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। किसने? तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और प्रारंभ में इसकी राजधानी लाहौर थी। इल्तुतमिश ने शासन संभालने के बाद दिल्ली को स्थायी राजधानी बनाया और प्रशासनिक व्यवस्था को संगठित किया। इसी कारण इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी और दिल्ली की पहली महिला शासक थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। आपसे पूछा किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन रेजिडेंस किसे कहा जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा राममोहन राय इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने भारत में सामाजिक, धार्मिक और शैक्षिक सुधारों की नींव रखी। उन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। उन्होंने आधुनिक शिक्षा विज्ञान और तर्कशीलता पर जोर दिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर की, आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखी गई है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखी गई। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चित्रांगना या भी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई, गीतांजलि या भी लिखी गई, चंडालिका या भी लिखी गई, परंतु सूरसागर जो है या नहीं लिखी गई है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सूरसागर जो है रचना भक्ति काल के कवि सूरदास द्वारा लिखी गई है, ना कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। यह ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण की बाल और यौवन लीलाओं पर आधारित है तथा भक्ति साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बाकी बात करें गीतांजलि की, तो गीतांजलि जो है कविता संग्रह है जिसके लिए टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी। और चित्रांगना नाटक महाभारत की कथा पर आधारित है, रविन्द्रनाथ टैगोर। और चंडालिका भी नाटक है, जातिगत भेदभाव पर आधारित है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी, ये आपसे पूछा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो साबरमती आश्रम इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। सेवाग्राम आश्रम इसकी भी स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। और फ्रिक्स आश्रम इसकी भी स्थापना जो है महात्मा गांधी ने की थी। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की बल्कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। कौन किया था इसका? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसका स्थापना किया था, ना कि महात्मा गांधी ने। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, महात्मा गांधी ने नहीं की थी। यही आपसे पूछा है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं बल्कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। इसकी स्थापना 1921 ईस्वी में शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय और पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली का समन्वय करता था। या बाकी विकल्पों की बात तो फ्रिक्स आश्रम 1904 में दक्षिण अफ्रीका में स्थापित किया गया। साबरमती आश्रम 1917 में अहमदाबाद गुजरात में, और सेवाग्राम आश्रम 1936 में वर्धा महाराष्ट्र में। ये सभी आश्रम गांधी जी के सत्य, अहिंसा और स्वावलंबन के सिद्धांतों पर आधारित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। आपसे पूछा कि देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख
दीजिए, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। महान्यायवादी को भारत का प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है। इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया। या भारत सरकार की प्रमुख कानूनी सलाहकार होता है और केंद्र सरकार का सर्वोच्च वकील होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है आपसे वह पूछा है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 79 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 कहता है संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे, राज्यसभा और लोकसभा। अतः भारत का संसद द्विसदनीय है। संसद की संरचना जो है राष्ट्रपति, राज्यसभा और ऊपरी सदन, राज्यसभा जिसे ऊपरी सदन कहते हैं, लोकसभा जिसे निचला सदन कहते हैं, निचला सदन कहते हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 49 जो है या स्मारकों की सुरक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 59 या राष्ट्रपति के कार्यकाल और योग्यताओं से संबंधित है। अनुच्छेद 89 जो है या केरल राज्यसभा के अध्यक्ष या केवल राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है, ना कि संसद की संरचना से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है। अगला प्रश्न जो पूछा है आपका वह पूछा है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। या इस दिन को इसलिए चुना गया क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र को अपनाया था। यह दस्तावेज विश्व भर में मानव की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा के अधिकारों की नींव रखता है। यह दिन विश्व भर में मानवाधिकारों की रक्षा, जागरूकता और सम्मान को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो 24 अक्टूबर यह भी इंपॉर्टेंट है, इस दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस यानी कि यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने उद्गम स्थल के साथ गलत सुमेलित है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने उद्गम स्थल के साथ गलत सुमेलित है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सतलुज नदी, डल झील यही गलत सुमेलित है क्योंकि डल झील से यह नहीं निकलती। गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से, महानदी सिवावा पर्वत से, गोदावरी त्र्यंबकेश्वर पर्वत से। बाकी तीनों विकल्प सही हैं, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। सतलज नदी का उद्गम डल झील से नहीं होता, इसका वास्तविक उद्गम स्थल राक्षसताल झील के समीप मानसरोवर झील के पश्चिम में है जो तिब्बत में स्थित है। यह नदी भारत में हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। बाकी सभी विकल्प सही हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां स्थित है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहां स्थित है, यह आपसे पूछा है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, द हेग नीदरलैंड में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अंतर्गत की गई थी और यह 1946 में कार्य करना प्रारंभ किया। इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में स्थित है। यह संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है। बाकी विकल्पों की बात करें तो पेरिस यहां पर जो है यूनेस्को का मुख्यालय स्थित, जिनेवा यहां WHO, ILO और WTO जैसी संस्थाओं का मुख्यालय है और न्यूयॉर्क यहां संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद का मुख्यालय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो नागार्जुन परियोजना जो है कृष्णा नदी पर है, या सही है। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर है, या भी सही है। रंजीत सागर बांध रावी नदी पर है, या भी सही है। टिहरी बांध परियोजना गंगा नदी दिया हो, या गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है या गलत सुमेलित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। टिहरी बांध वास्तव में भगीरथी नदी पर है, बना है, गंगा नदी पर नहीं। या जो है आपका यह भगीरथी नदी पर बना हुआ है, ना कि गंगा नदी पर। भगीरथी और अलकनंदा नदियां मिलकर आगे चलकर गंगा नदी बनाती हैं, इसलिए इसे गंगा पर कहा जाना तकनीकी रूप से गलत है। बाकी विकल्प जो दिए हुए हैं वो सही हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ओलंपिक शुभंकर की प्रथा किस ओलंपिक से शुरू हुई थी। आपसे पूछा है कि ओलंपिक शुभंकर की प्रथा किस ओलंपिक खेल से शुरू हुई, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, म्यूनिक 1972 से। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक शुभंकर की परंपरा की शुरुआत 1972 के म्यूनिक ओलंपिक जर्मनी से शुरू हुई थी। उस समय का पहला आधिकारिक शुभंकर था वाल्डी, जो एक
डास हाउंड नस्ल का कुत्ता था। या शुभंकर धैर्य, सहनशक्ति और मित्रता का प्रतीक माना जाता था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू का संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ है न्यायपालिका का यह अधिकार की वह किसी कानून या कार्यपालिका के निर्णय को संविधान के अनुरूप होने के लिए परखे। यदि कोई कानून संविधान के विपरीत पाया जाता है तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। यह सिद्धांत सबसे पहले 1803 में अमेरिका के प्रसिद्ध मुकदमे में स्थापित हुआ था। भारत ने यह व्यवस्था अमेरिकी संविधान से अपनाई, जिससे न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक बनाया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा, निम्नलिखित में से कौन सी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है? आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बेंगुला की जलधारा। बेंगुला की जलधारा दक्षिण अटलांटिक महासागर की एक ठंडी समुद्री धारा है। यह अफ्रीका के पश्चिमी तट, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के तट के साथ उत्तर दिशा में बहती है। बाकी विकल्पों की बात करें तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा या अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा जो मैक्सिको की खाड़ी से यूरोप की ओर बहती है। फ्लोरिडा जलधारा यह भी गर्म जलधारा है जो गल्फ स्ट्रीम का ही आरंभिक भाग है। और इरमिंजर की जलधारा या गर्म जलधारा है जो उत्तर अटलांटिक की गर्म धाराओं में से एक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर सम्मान किस देश ने प्रदान किया था? यह आपसे पूछा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कुवैत। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत सरकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जैसे कि हमारे यहां भारत रत्न है। यह सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत और कुवैत के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने तथा क्षेत्रीय सहयोग में योगदान के लिए दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी को कई देशों द्वारा अनेक वैश्विक नेतृत्व के लिए नागरिक सम्मान प्राप्त हुए, जैसे कि ऑर्डर ऑफ जायद या संयुक्त अरब अमीरात ने दिया था। किंग अब्दुल अजीज सऊदी अरब ने दिया। स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजा फिलिस्तीन ने दिया। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू या रूस ने दिया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है? आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है। चलिए ये राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 120। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद की कार्यवाही में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी या अंग्रेजी होगी, किंतु कोई सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से अपनी मातृभाषा में भी बोल सकता है। यह प्रावधान संविधान के भाग 5 के अंतर्गत आता है जो संघ सरकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य है संसद में संप्रेषण को सरल बनाना और भाषाई विविधता का सम्मान करना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? आपसे पूछा है कि पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड मिंटो। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड मिंटो को भारतीय निर्वाचन प्रणाली का जनक कहा जाता है। 1909 ईस्वी में पारित भारतीय परिषद अधिनियम जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, ने भारत में पहली बार निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार हुआ, विभिन्न वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत हुई, विशेषकर मुसलमानों के लिए। इससे भारत में प्रतिनिधि शासन की नींव पड़ी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा से संबंधित है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, अनुच्छेद 73। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति उन विषयों पर विस्तृत होगी जिन पर संसद कानून बना सकती है, यदि शक्ति भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति के माध्यम से प्रयोग की जाती है। सरल शब्दों में कहें तो जहां संसद का अधिकार है वहां केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्ति लागू होती है।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, निम्नलिखित में से किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्योतिराव गोविंद राव फुले। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा ज्योतिराव गोविंद राव फुले ने 1873 में पुणे महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। बाकी विकल्पों की बात करें तो राधाकांत देव, उन्होंने धर्म सभा की स्थापना की थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये बाल विवाह उन्मूलन और विधवा पुनर्विवाह आंदोलन से जुड़े थे। राजा राम मोहन राय अभी हम लोग पढ़े थे, उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा द डार्क महाद्वीप नाम से जाना जाता है। द डार्क कंटिनेंट के नाम से जाना जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अफ्रीका। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप को द डार्क कंटिनेंट कहा जाता है क्योंकि यूरोपीय खोजकर्ताओं के लिए यह लंबे समय तक अज्ञात और रहस्यमय भूमि थी। यहाँ का भौगोलिक और सांस्कृतिक ज्ञान यूरोप के लोगों को बहुत कम था। यह नाम 19वीं शताब्दी में प्रसिद्ध खोजकर्ता हेनरी मॉर्टन स्टैनली द्वारा लोकप्रिय हुआ। तो ये रहे आपके टॉप जी के जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। प्लेलिस्ट में जाके आप पुराने वीडियो भी देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आपसे पूछा गया कि किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। आपसे पूछा है कि किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। कोई सुझाव हो तो अभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, कुछ पूछना हो तो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं। हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।